अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज सिचुएशन रूम। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ऐसे खत्ते और एक ऐसी आलमी कशीदगी पर जो सिर्फ मशरिक वस्ता तक महदूद नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सियासत, मईशत और सिक्योरिटी को मुतासर कर रही है। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी अब महज बयानात या सिफारती दबाव तक महदूद नहीं रही बल्कि ज़मीनी हकाइक ये बता रहे हैं कि सूरत हाल किसी भी वक्त खुली जंग की तरफ जा सकती है। सवाल ये है कि अगर वाकई अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग होती है तो उसके असरात कहां तक जाएंगे और ईरान इस मुमकिना जंग के लिए किस हद तक तैयार है। ईरान वाज़े तौर पर यह समझता है कि यह जंग सिर्फ अमेरिका और ईरान के दरमियान नहीं होगी, खित्ते के दूसरे ममालिक खुसूसन खलीजी रियासतें, इसराइल, रूस, सबकी नजरें और चीन इस तनाज़े पर जमी हुई हैं। ईरान की हिकमत अमली बज़ाहिर ये है कि जंग को फैलने की सूरत में उसे इलाकाई तनाज़ा बना दिया जाए ताकि दबाव सिर्फ तेहरान तक महदूद न रहे। तो दूसरी जानिब अमेरिका की पॉलिसी सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं। एक दिलचस्प और अहम पेशरफ्त ये भी है कि अमेरिका ग्रीनलैंड के हवाले से अपने अज़ाइम छुपाता नजर नहीं आ रहा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका ग्रीनलैंड को ताकत के बलबूते पर हासिल करना चाहता है या माली दबाव और सिफारती सौदेबाजी के जरिए। यही वो नुक्ता है जहां यूरोपीय ममालिक, खास तौर पर डेनमार्क और दीगर यूरोपीय इत्तेहादी खुलकर नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। यूरोप को खदशा है कि अमेरिका की ये पॉलिसी न सिर्फ आलमी कवानीन को कमजोर करेगी बल्कि मगरबी इत्तेहाद के अंदर भी दरारें डाल देगी। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका और ईरान की मुमकिना जंग कहां तक जा सकती है। ईरान के इत्तेहादी और मुखालिफ ममालिक इस सूरत हाल को किस जाविये से देख रहे हैं और क्या ग्रीनलैंड का मामला दरअसल अमेरिका की नई आलमी स्ट्रेटेजी की अक्कासी करता है। इन तमाम सवालात पर बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ, हकाइक की रोशनी में, जज्बात से हटकर, ताकि तस्वीर का दूसरा और तीसरा रुख भी नाजरीन के सामने आ सके। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पर्सन और तज्जियाकार आमिर जिया साहब, जबकि हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार जाहिद हुसैन साहब। जाहिद हुसैन साहब, प्रोग्राम का आगाज जो है वो मैं आपसे करूंगी। ये बताइएगा, क्या मौजूदा हालात को खुली जंग का पेश खैमा कहा जा सकता है या अभी सिफारतकारी की गुंजाइश सर मौजूद है? देखिए, दो अलग अलग इश्यूज हैं। एक तो आपने ईरान की बात की और दूसरी पे ग्रीनलैंड की। ये तो एक बात साफ है कि ये दोनों जो तनाज़े जो हैं, या जिस तरह से अमेरिका की एक पॉलिसी है ट्रम्प की दूसरी दौर की, वो तो साफ मालूम होता है कि वो ताकत के ज़रिए जो है वो अमेरिका की अपनी एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसको लेके जाए। अब ग्रीनलैंड का मसला तो इसमें ही आता है कि उनकी कोशिश ये है कि ग्रीनलैंड के ऊपर किसी तरह कब्जा कर लिया जाए। अभी जो ग्रीनलैंड की सूरत हाल है वो ये है कि वो डेनमार्क के एक लिहाज से तहत है और एक सेमी ऑटोनोमस स्टेटस बन थी। अभी जो जो बातें अभी तक सामने आ रही है कि डेनमार्क ने इस बात से इनकार कर दिया है कि वहाँ पे अमेरिका को वो इलाका दे दिया जाए। न सिर्फ डेनमार्क ने बल्कि ग्रीनलैंड में के भी जो अवाम है उन्होंने इस बात से जो है वो बिल्कुल रद्द कर दिया है अमेरिका की ख्वाहिश कि ग्रीनलैंड किसी तरह से अमेरिका का हिस्सा बन जाए। तो ये तो एक बात है, लेकिन उसके असर बहुत ही गहरे इस लिहाज से भी आते हैं कि डेनमार्क जो है वो एक नेटो का एक हिस्सा है और नेटो जो कंट्रीज़ हैं जिसमें अमेरिका भी उसका एक है पार्टनर है। तो उसमें अगर फ़र्ज़ कीजिए कि इस किस्म की कोई कार्रवाई, फ़ौजी कार्रवाई होती है, अभी तो कोशिश ट्रम्प की यही है कि कुछ पैसों या कुछ ख़रीद लिया जाए उसको, जो कि नामुमकिन नज़र आता है। लेकिन अभी अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई ताकत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी ऑलरेडी वहाँ पे एक टेंशन बढ़ती जा रही है। वहाँ पे डेनमार्क ने अपनी फ़ौजी ताकत में इजाफा कर दिया है और उसके साथ साथ जो अभी लेटेस्ट खबर आई है कि नेटो की अफवाज भी वहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन तो अगर सवाल ये पैदा होता है कि फिर इसके बाद ये है कि अगर अमेरिका कोई फ़ौजी कार्रवाई करता है तो फिर जो है नेटो का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि जो अलाइज हैं वो आपस में उनकी जंग होगी या नहीं होगी वो तो अलग मसला बन के आता है। क्योंकि अभी तक हमने जो देखा है कि यूरोपियन ममालिक जो है, जो अमेरिका के जितना प्रेशर होता है उसको जो है एक लिहाज से सरेंडर ही करते हैं। लेकिन ईरान की सूरत हाल बहुत ही मुख्तलिफ है। ईरान के अंदर जो सूरत हाल डेवलप होकर आई है पिछले 2 हफ्तों 3 हफ्ते हो गए, वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा एक लिहाज से अवामी एक एहतजाज जारी है, जो कि वहाँ पे जो वहाँ इकोनॉमिक सिचुएशन थी उसकी वजह से वहाँ पे हुए। और ये कहा जा सकता है कि ये इस वक्त जो एहतजाज जारी है
वो 50 साल की तारीख में सबसे ज़्यादा शदीद है। हम्म, और 50 साल की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 50 साल पहले तकरीबन इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था, शाह जब शाह ईरान का तख्ता उल्टा गया था। इससे पहले भी कई ऐसे एहतजाज तो होते रहे हैं ईरान के अंदर, हम्म, लेकिन जिसकी शिद्दत जो है इसकी है, उससे पहले हमें उसकी नज़ीर नहीं मिलती है। अब उसमें अब तक कहा जा रहा है कि हज़ारों लोग जो हैं उसमें मारे जा चुके हैं, जिसमें अवाम भी शामिल है और उसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी। लेकिन अब मसला ये आता है कि ईरान, ये तो एक लिहाज है जो अंदरूनी सियासत का मामला है, हम्म, इसमें है। लेकिन अमेरिका की तरफ से धमकी जो दी जा रही थी, उससे उससे पूरी जो हालात जो है तब्दील होती हुई नजर आती है। हम्म, लेकिन अभी चंद दिन अब पहले तो ये लगता था कि नागुज़ीर है अमेरिका की का वहाँ पे फौजी ताकत का इस्तेमाल जो है, क्योंकि हम ट्रंप ने कई दफ़ा धमकी दी थी कि अगर ये कत्लेआम रोका नहीं जाता है या एहतजाज के ऊपर ताकत इस्तेमाल करती है ईरानी हुकूमत, तो वो फिर मुदाखलत करेंगी। हम्म, लेकिन अब ऐसा मालूम होता है 2-3 दिनों से कि कुछ उसमें तब्दीली आती जा रही है हम्म, उनकी सोच में। क्योंकि ये जो है इतना आसान नहीं था कि उसके जो ताकत का इस्तेमाल ईरान के अंदर करते, तो इतना आसान नहीं था कि कोई रिजीम चेंज करवा लेते वहाँ पे। देखिए, ये ज़रूर है कि इस वक्त जो वहाँ पे ईरान की रिजीम है, इस्लामिक हुकूमत जो है, वो इंतहाई कमज़ोर है। लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती है, मुतबादिल फ़ोर्स वहाँ ईरान में नज़र नहीं आती है, जिसके सहारे जो है वो एक रजीम और एक वहाँ पे हुकूमत को तब्दील किया जा सके। दूसरी एक और बात भी है कि उसमें एक जो खलीजी रियासतें हैं, जो कि वहाँ पे अमेरिका का हलीफ समझी जाती हैं, और वहाँ पे अमेरिका के तकरीबन 28 से लेके 42 जो है वहाँ पे फौजी जी, अड्डे मौजूद हैं, तमाम बिल्कुल, गल्फ कंट्री को, अरब कंट्रीज को मिला के देखा जाए। जी, तो उसमें एक और भी है कि उनकी उनकी ख्वाहिश ये है, और ख़ास तौर पर उनको भी एक खौफ ज़रूर है हम्म, कि अगर जंग का दायरा बढ़ता है, अगर अमेरिका बराह रास्त ईरान के ऊपर कोई कार्रवाई करता है, हम्म, तो सिर्फ ईरान नहीं होगा, हम्म, सिर्फ अमेरिका नहीं होगा, बल्कि उसमें इसराइल भी होगा। हम्म, तो उसके जो असरात होंगे वो बहुत ज़्यादा शदीद होंगे, और बिल्कुल, पूरे इलाके में वो जंग फैल जाएगी। बिल्कुल सर, और मेरा आपका ख्याल ये पॉइंट है कि बिल्कुल आ गया बावजूद है कि जो हालात होंगे वो मजीद कशीदा हो जाएंगे और उसके असरात दूसरे मुल्कों पे भी मुरतब होंगे। आमिर ज़िया साहब, अगर जंग होती है तो क्या ये महदूद तसादुम होगा या सर मुकम्मल इलाकाई जंग में बदल सकती है? ये पहली बात हुई कि आप 2025 को याद करें। 2025 में जब अमेरिका ने और फिर इसराइल ने जो है इन पे हमला किया था ईरान पे, ईरान ने फिर इसराइल को जो है निशाना बनाया था, तो जंग फैली नहीं थी, उसका दायरे कार जो था महदूद रहा है। तो हमारी ये जो मफरूज़े हैं कि उसकी ईरान की मदद को फलां ताकत आ जाएगी या फलां ताकत आ जाएगी, ऐसा कोई भी नहीं आएगा। अगर जंग छिड़ती है और अगर अमेरिका बहादुर ये फैसला करता है कि जी हम ईरान पे बमबारी करेंगे, एक तो हमें जहन से निकाल देना चाहिए कि अमेरिका जो है कोई अपने बूट्स जो है कमिट करेगा ग्राउंड पे। उनकी जो भी कार्रवाई होगी कि वो हवाई फजाई होगी, मिसाइल अटैक होंगे, लेकिन वो अपनी ट्रूप्स को वहाँ मेरे ख्याल में भेजने से गुरेज करेगा, क्योंकि अमेरिका के आप नहीं चाहते कि किसी नई जंग में जाए, और इसी एजेंडे पे जो है ट्रंप साहब आए भी थे कि मैंने जंगों का खात्मा करना है। तो वो जंग जो भी होगी अगर होती है तो वो ज़ाहिर है कि ईरान बमुकाबला अमेरिका और इजराइल होगी। उसके फैलने के मुझे उस तरह के इम्कानात नज़र नहीं आते फौरी तौर के ऊपर। हम्म, हाँ, ये हो सकता है कि एक बात हमें समझने की कि जैसे भी जाहिर साहब कह रहे थे कि ईरान की हुकूमत इस वक्त अपनी कमज़ोर तरीन जो है हालत में है, और हम्म, उसकी 3 वजूहात हैं क्यों कमज़ोर है इस वक्त वो। एक तो उनकी मईशत जो है बड़ी ही दिगरगूं सूरत हाल है उनकी मईशत की। आप देखें कि उनकी करेंसी की कदर इतनी ज़्यादा गिरी है कि साल भर पहले 2025 जनवरी में अगर रियाल जो था $1 के बदले आपको 7 लाख रियाल मिला करते थे, हम्म, तो 1.4 मिलियन 1.5 मिलियन मिलते हैं। हम्म, देखिए 50% के करीब जो है वो कमी हुई है उसमें। हम्म, और जाहिर है कि 7 लाख भी जब मिला करते थे कोई मजबूत करेंसी की अलामत नहीं था, पहले ही कमजोर थी वो। जी सर, उसके नतीजे में वहां पे महंगाई का तूफान आया है। जो अफरात ज़र है वो अशिया खुर्दनोश की चीज़ों पे खाली वो 70 और 75% के दरमियान झूल रहा है। हम्म, तो वहां पर एक जो है माशी डिस्कॉन्टेंट है लोगों में, जिसका हमने इजहार देखा कि वहां पर पहली मरतबा जो है वहां के जो ताजिर थे और दुकानदार थे वो इस हुकूमत के खिलाफ निकले मुजाहरा करने के लिए, और फिर बिल्कुल, दीगर लोग भी शामिल हुए। हम्म, और वो जो एहतजाज था उनके जितने सूबे थे 31 के 31 उन सूबों में फैला, हम्म, जो उनके मतलब है 180 के करीब शहरों में फैला, 2000 के करीब उसमें लोग जो हैं हलाक हुए, उसमें सिक्योरिटी के लोग भी थे। तो उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज था। जी सर, 2022-23 में भी हुआ था एक जो मेजर मैं कहूंगा कि मुजाहरे हुए थे कि जब एक 22 साल बच्ची जो थी उसको जो है वहां की जो मोरालिटी पुलिस है उसकी कस्टडी के अंदर उसको मार दिया गया था।
और इस वजह ये थी, इल्ज़ाम भी लगाया गया था कि जिसने हिजाब जो है वो नहीं पहना हुआ, तो उसके नतीजे में बड़े ज़बरदस्त किस्म के मुज़ाहरे हुए थे। लेकिन उसका जो मतमा नज़र था, उसका जो हदफ था, वो 3 चीज़ों पे था कि औरत, आज़ादी, इस चीज़ों के ऊपर लोग बात कर रहे थे। और बड़ा स्पेसिफिक था, वो इस्लाहात का मुतालबा कर रहे थे। इस मरतबा जो है, जो नारे आए हैं, उसमें हुकूमत की तब्दीली का नारा भी आया है। लेकिन एक बात समझने की है कि यकीनन हुकूमत का मतलब है माशी चैलेंज हो गया, उनका अंदरूनी चैलेंज है, और तीसरा ये है कि ये जो जंग हुई थी 2025 की, उसमें इस यहाँ की जो फौज है, यहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है ईरान की, उसकी ताकत को बड़ा इरोड किया गया है, कमजोर कर दिया गया है। तो ये तीनों चैलेंजेस हैं उनके सामने। लेकिन एक जो उनके एडवांटेज में चीज जाती है कि जो भी मुजाहरे हो रहे हैं, उसका कोई सियासी नजरियाती चेहरा नहीं है। जैसे जब 79 के अंदर जो तहरीक चल रही थी शाह साहब के खिलाफ, ईरान के शाह के खिलाफ, उसका एक चेहरा बन के उभरा था खुमैनी, और उसमें बाएं बाजू की तूदा पार्टी भी थी, दीगर ग्रुप्स भी थे, प्रोग्रेसिव ग्रुप्स भी थे, लिबरल भी थे, सारे मिले हुए थे। तो सियासी तंजीमें थी। इस मरतबा कोई सियासी चेहरा नहीं है। तो लोग ये कहते हैं कि अगर कोई तब्दीली आती भी है तो क्या वो जो समेट सकेंगे, मतलब है जो भी नई क़यादत होगी। लेकिन अमेरिका को एक सुनहरा मौका ये नजर आ रहा है कि जनाब कि ये वक्त आ गया है कि इस मजहबी हुकूमत से छुटकारा जो है पाया जाए, क्योंकि बकौल उनके अपने लोगों पे जबर करी, और ये हकीकत भी है कि बहुत सारे वहाँ के जो नौजवान हैं, खवातीन हैं, वो नाखुश हैं इस पूरी सूरत हाल से। तो ये तमाम चीजें जो अमेरिका के एडवांटेज में जाती हैं। लेकिन वो उनका इंतजार इस बात पर ज्यादा होगा कि कोई अंदरूनी तब्दीली आए जिसको बैनुल-अक़वामी जो फोर्सेस हैं वो किसी तरह से सपोर्ट कर दें। लेकिन अभी वो तब्दीली की आपको शक्ल नजर नहीं आ रही। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि कोई तब्दीली आए कि उसमें ज्यादा शिद्दत पसंद लोग आ जाएं ईरान में, दूसरा चांस। तीसरा ये है कि कोई ऐसी तब्दीली आए कि जो अंदर से रिजीम को ट्रांसफॉर्म कर दे, और वो कहेंगे जी हमने बहुत लड़ी अमेरिका से, हमारा कोई बिल्कुल सर, आपकी बात को ही मैं आगे लेके जाहिद हुसैन साहब के पास जाऊंगी कि जाहिद हुसैन साहब, ईरान इस वक्त किस स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है? क्या वो दिफाई पोजीशन में है या फिर जारहाना रद्द-ए-अमल की तैयारी कर रहा है? जी जाहिद साहब। देखिए, जारहाना तो नहीं हो सकती है। इस वक्त जो है बड़े मुश्किलात में है ईरान अपने अंदरूनी हालात की वजह से, और ये भी उसके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा कि कोई वहाँ पे अमेरिका ताकत का इस्तेमाल करे। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो है चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी थम गई हैं। और एक और बात बहुत साफ होती है कि यकीनी तौर पे वहाँ पे अवाम की बेचैनी भी है, और यानी जो भी कुछ होता रहा है 40-50 साल से, उसका एक लिहाज से शाखसाना भी है। लेकिन ये जब भी ईरान में हम पहले भी देखा था कि उस वक्त भी अगर आपको याद होगा कि जब जून में इजराइल ने हमला किया था ईरान पे, और 12 दिन की जंग हुई थी, और फिर अमेरिका ने भी बॉम्बिंग की थी, तो बावजूद उसके कि वहाँ पे बेचैनी मौजूद थी। लेकिन जब बैरूनी ताकत का इस्तेमाल हुआ था तो एक हद तक जो है वहाँ पे यूनाइट हो गए थे लोग। और ये हमेशा होता है कि अगर आप फर्ज कीजिए कोई बैरूनी ताकत, फर्ज की अंदरूनी तौर पे कितना भी है जान मौजूद है, लेकिन उसमें यही होता है कि खासतौर पर ईरान की एक तारीख भी रही है कि वहाँ पे जब अगर बैरूनी कोई ताकत होती है तो फिर उसके हालात तब्दील हो जाते हैं। और यही चीज़ हमने पहले भी देखी थी और अभी भी देखे है। दूसरी एक और बात भी आती है कि इस वक्त एक जो खासी एक अचंभे की बात है, जब मैं पढ़ रहा था अभी, कि न सिर्फ जो है खलीजी रियासतें जो हैं जिनको जो कि समझती हैं कि बड़ा रास्त उन पर भी असर पड़ेगा, और क्योंकि देखिए आसान काम नहीं है। उसमें अगर अमेरिका बॉम्बिंग कर भी देता है तो ईरान के पास भी, अगर फर्ज कीजिए जो है जो कुछ ये तो नहीं कर सकता है कि ईरान अमेरिका पे हमला करेगा, लेकिन मसला ये आता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें कार्रवाइयाँ होती हैं, जैसे कि वो सबसे बड़ा इलाका जो है उसमें से तेल की जितने भी वहाँ से टैंकर गुजरते हैं, अगर उनको भी अगर नुकसान पहुँचता है तो इसमें पूरी दुनिया की मईशत को नुकसान पहुँचता है। एक और बात भी जो बहुत ही बुनियादी चीज़ है कि इसराइल ने भी सुनाई है कि अमेरिका से कहा है कि इस वक्त हमला ना करे, क्योंकि उसको भी अंदाज़ा ये है कि इस वक्त अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो उसमें जो कुछ भी वहाँ पे अवामी एहतजाज जो बढ़ रहा है उसको भी जो है मैं ख्याल को तक़वियत नहीं पहुँचेगी उससे। दूसरी बात ये आती है कि रजीम चेंज जो है इस तरह से नहीं हो सकती है, क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो बावजूद इन तमाम चीज़ों के कि बहुत ज़्यादा जो है परेशानी है रही है, इन रजीम को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, इतने बड़े मुजाहरे कभी भी नहीं हुए हैं 50 साल की तारीख में, ये सब सही है। लेकिन वही बात आती है कि जो है वहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज ऑल्टरनेटिव फोर्स नहीं है। मतलब ये कि जो रज़ा शाह पहलवी जो कि जो शायरान के बेटे हैं, वो लगता है वो उन्होंने कोशिश ये की है कि उनको तस्लीम किया जाए एक क़यादत में, लेकिन उनका जो है ईरान से कोई ताल्लुक कभी रहा नहीं है, और ना ही जो है वो
उनकी इसराइल के अच्छा उनकी एक और बात भी है कि 2023 में वो इसराइल का दौरा भी कर चुके हैं और इसराइल को जो है वो मुस्तकिल जो है वो हिमायत करते रहे हैं। तो अब फर्ज कीजिए कि ऐसे हालात में कोई ये सोचे कि वो ईरान के अंदर काबिल कबूल होंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये होगा। ठीक है। आमिर ज़िया साहब, जिस तरह जाहिद हुसैन साहब ने खलीजी ममालिक का जिक्र किया है, तो सर आप क्या समझते हैं कि खलीजी ममालिक टर्की, रूस और चीन का रद्द-ए-अमल सर क्या हो सकता है अगर जंग छिड़ी? और सर क्या ये ममालिक खुलकर किसी एक फरीक का साथ देंगे या मोहतात तवाज़न बरकरार रखेंगे सर? वही पोजीशन होगी जो 2025 में थी। जो ज़्यादा बड़ा खदशा है कि फ़र्ज़ करें कि अमरीकी हमला हो जाता है वहाँ पर और वहाँ कोई इम्प्लोजन हो जाता है अथॉरिटी का, तो उसके नतीजे में एक लोगों को जो खौफ है वो ये कि क्या वहाँ पर कोई खाना जंगी की कैफियत हो जाएगी, जो कि हमने लिबिया में देखी, जो हमने इराक में देखी, जो यमन में आपके सामने आई, शाम में आपने देखा। तो अगर ऐसा होता है तो यकीनन जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं, ख़ुसूसन पाकिस्तान, उस तरह सूरत हाल से बहुत बुरी तरह मुतासर होंगे। तो यहाँ पे ज़ाहिर है कि जो भी रीजनल खित्ते में ममालिक उन सबकी ख्वाहिश ये है कि कोई अगर मतलब है कि जंग ना हो और अगर मतलब है कोई ऐसी बात हो तो कोई तब्दीली हो तो सेंट्रल अथॉरिटी इरोड ना हो। और मेरे ख्याल में इस चीज़ का इदराक जो है इसराइल को भी होगा, इस चीज़ का इदराक जो है अमेरिका को भी है और मगरबी ताकतों को भी है और पूरे खलीजी ममालिक को भी है कि ईरान एक बड़ा मुल्क है, उनके पास मतलब है एक बड़ी उनकी इस वक्त अगर आप देखें आदाद शुमार देखें कि पासदार इनकलाब, उनकी रेगुलर आर्मी, वॉलंटियर, वो लाखों के करीब जो हैं उनके पास लोग हैं। तो कोई आसानी से चीज़ें जो है वो तब्दीली नहीं आएगी ताकि कि अंदर से कोई ऐसा चीज़ आ जाए कि वो कहें कि जी इनफ इज इनफ, हमें एक नॉर्मल कंट्री की तरह रहना है, हम लोगों को जो नेशनल कंसर्न है हमारे वाले से उनको दूर करना है। और कोई ये होता है कि चेंज ऑफ फेस, जब कोई चेहरा बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन जाता है आपका या एक ग्रोह जो है बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन जाता है तो आप उंगली कटवा के अपना हाथ बचा लेते हैं। तो हो सकता है कि वो इस तरह की अक्ल सलीम आए ईरान के अंदर भी कि भाई ठीक है हमें अब चीजों को नॉर्मलाइज करना है। हमें आप देखें ना कि गुज़श्ता 45 साल से ये हालत जंग में है, बड़ी जंगें लड़ी, उन्होंने इराक के खिलाफ जंग लड़ी, अमेरिका से सींग फंसाए हुए हैं। इट इज द मोस्ट वर्ल्ड्स हेवीएस्ट जो है सैंक्शन कंट्री है, जितने ज्यादा सैंक्शन ईरान पर हैं उसने की मईशत का गला घोट दिया है। अभी जो 25% टैरिफ लगे हैं उसका भी आप अंदाजा करें कि जो थोड़ा बहुत तिजारत करते थे वो मुतासर होगी। तो कहाँ पे आपके पास तेल है, आप बेच नहीं पा रहे, आपका सबसे बड़ा जो है तिजारती पार्टनर जो है फर्ज करें जिसको तेल फरोख्त करते हैं चीन है। बिल्कुल बिल्कुल आमिर ज़िया साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि दुआ ही कर सकते हैं कि इनको अक्ल सलीम अता करे। जाहिद हुसैन साहब, इस पूरी सूरत हाल में अगर इसराइल का हम किरदार देखें तो सर वो कितना अहम है और क्या इसराइल अमेरिका को ज्यादा सख्त कार्रवाई पर आमादा कर रहा है? नहीं, देखें इजराइल का तो बहुत बड़ा हाथ है। और एक और बात भी आती है कि अभी की बात नहीं है, जून में जो इजराइल और इसकी ईरान की जंग जो हुई थी उसमें एक बहुत बड़ा जो है आई थी, सामने बात आई थी कि खुद ईरान के अंदर जो मसाइल हैं यानी दिफाई मसाइल हैं वो भी हमारे सामने खुल के सामने आए थे। इजराइल के वहाँ पेनिट्रेशन ईरान में बहुत ज़्यादा है। उसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे हमले जो जून में हुए थे वो अंदरूनी तौर पे हुए थे। वहाँ के जो फौजी कमांडर्स को निशाना बनाया गया था या टॉप साइंटिस्ट को बनाया गया था, यहाँ तक के जो चीफ नेगोशिएटर थे जो अमेरिका से मुज़ाकरात करने के लिए थे उन तक को जो है वहाँ हलाक किया गया था। और सब कार्रवाइयाँ अगर देखे जाए तो ईरान के अंदर ही से करवाई थी इसराइल ने, वहाँ पे ही से जो है वो क्या कहते हैं ड्रोन्स वहाँ से चले थे। एक और भी आपको याद होगा कि हमास के लीडर जो 2024 में जिनको वहाँ पे किया गया था मारा गया था, तो वहाँ पे भी अगर देखा जाए तो वो तो एक ऐसी जगह पे थे जो कि टॉप सीक्रेट जगह पे ठहरे हुए थे और उनको जो है जो उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी वो उनके कमरे के अंदर से हुई थी। अब वही मसला आता है कि ईरान को इस लिहाज से इसराइल का तो बहुत बड़ा रोल रहा है। दूसरी एक और बात भी है कि जैसे ही ये शुरू हुआ और से अभी की बात नहीं है, कई सालों से जो है जो इसराइल की जो हुकूमत है या उसके मिनिस्टर्स भी जो हैं वो मुस्तकिल उनकी तरफ से जो है प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है, एक मुहिम भी चलाई जा रही है, रिजीम चेंज की बात की जा रही है। और जैसे मैंने पहले कहा कि जो शायरान के जो बेटे हैं वो वहाँ 2023 में भी गए। अभी मैं उनके एक तकरीर सुन रहा था तो उसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने यही की थी कि वो फौरी तौर पर अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। मसला ये है कि चाहे कितने भी अंदरूनी इख्तिलाफ ईरान में मौजूद हो लेकिन ये चीज़ें जो है फिर एक लिहाज से उनको मुतहद करती है। दूसरी असल बात ये कभी भी तब्दीली दुनिया भर में किसी मुल्क को देख लिया जाए या तो खाना जंगी होती है या जो है फिर जैसे मुल्क तबाह हो जाते हैं, लीबिया की मिसाल है और दूसरे की, लेकिन ईरान में वो सूरत हाल नज़र नहीं आती। ईरान के अंदर जो है वो लीबिया नहीं है,
वो जो है कोई और मुल्क नहीं है। बावजूद इसकी तमाम तर कमजोरियों के अगर देखा जाए, तमाम सैंक्शंस के, 40 साल से इसके ऊपर सैंक्शन लगी हुई है बिल्कुल। और बतदरीज और सख्त होती गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान सरवाइव करता रहा है। बिल्कुल, ईरान सर्वाइव कर रहा है। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, आप देखते रहिए। वेलकम बैक। आमिर जिया साहब, ग्रीनलैंड के मामले पर यूरोपीय ममालिक, खास तौर पर डेनमार्क, क्यों नाराज नजर आ रहा है सर? ये तो बड़ा एक मतलब इसका जवाब तो बिल्कुल सामने की बात है कि उनकी टेरिटरी है। और जो खुद ट्रम्प साहब का मैं सुन रहा था कि वो कहते भाई ये तो कोई बात नहीं हुई कि कोई अपना जहाज लेके 500 साल पहले पहुंच गया तो जमीन उसकी हो गई। जब आपकी सरजमीन पे किसी और मुल्क की नजरें लगी हो तो वो ज़ाहिर खुश तो नहीं होगा, वो दुखी होगा। तो डेनमार्क का दुखी होना समझ में आता है। और ये जो बात हो रही थी कि अगर कोई इस किस्म की मुहिम जोई करते हैं कि दबाव डालते हैं कि जी बाय हुक्म बाय क्रुक खरीदना है हमने, और उसके ऊपर बेतहाशत, उसकी वजह से नेटो में जो है दरार पड़ सकती है। एक हमेशा से हुआ करता था कि जी नेटो जो मगरबी ममालिक हैं वो तमाम के तमाम जुड़े हुए एक दूसरे के साथ, उनमें नजरियाती हम आहंगी है। जो वेस्टफेलियन कॉन्सेप्ट है जो कि 25 सेंचुरीज ओल्ड है कि जी एक दूसरे की सोवरेनिटी का एहतराम किया जाएगा, एकदम मुदाखलत की जाएगी कम अज कम मगरबी ममालिक के अंदर, जो बालों का टूटता भी रहा है। जंग अजीम पहली में टूटा, दोए में टूटा, लेकिन ओवरऑल जो है उसको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो मेंटेन किया गया कम अज कम मगरबी जो एक ब्लॉक था उसके अंदर। तो उसको जब आप वायलेट कर रहे होंगे तो वो अलायंस बहुत ज्यादा फिर जाहिर उसके हवाले से लोगों में खदशात होंगे। और अमेरिका जो अपने आप को बतौर रोल मॉडल बना के पेश किया करता था कि वो जो इंटरनेशनल कवानीन है उसका अलमबरदार है, वो जो उसमें वो डंडी मारता रहता रहा करता था माजी में भी, लेकिन कम से कम वो अपनों के साथ ही नहीं किया करता था। अब जो उसके अपने हैं उनके खिलाफ जो उनकी दांत लगे हुए, अब आप देखिए ना, पहले लोगों ने मजाक समझा था, 2 बातों को मजाक समझा गया था। एक तो जब ट्रम्प साहब ने कहा था कि कनाडा को जो है अमेरिका में शामिल होना चाहिए, खुदा का शुक्र है कि वहां पे उन्होंने क्लाइम डाउन किया, उसकी बात नहीं करे। लोगों ने ग्रीनलैंड के मामले को भी जो था मजाक ही समझा था जब वो पावर में आए थे। उसके बाद कुछ अरसे तक उन्होंने इसके ऊपर बात नहीं की, लेकिन अब नए जोश खरोश के साथ वो ग्रीनलैंड के पीछे पड़ गए। अगर ऐसा कोई होता है तो या बिल्कुल जो मिडिल एजेस में या कॉलोनियल दौर की बात होती थी कि फला के इलाके पे कब्जा कर लिया, अंग्रेज आया वो हिंदुस्तान पे बैठ गया आके, और जाके कोई किसी ने फिलीपीन पे कब्जा कर लिया, कोई इंडोनेशिया पे काबिज हो गया, किसी ने अफ्रीका को कब्जा कर लिया, मिडिल ईस्ट को कब्जा कर लिया। अब वो दौर लेकर आ रहे हैं। तो फिर एक वर्ल्ड पावर अगर ये कही तो फिर जो रीजनल पावर्स हैं उनके लिए भी आपने मतलब कवानीन का खात्मा कर दिया। अगर आप समझते कि यू कैन गेट अवे विद द मर्डर, तो हर मुल्क ये चाहेगा कि जनाब अपने से छोटे मुल्क को दबा दे, क्योंकि कोई इंटरनेशनल लॉ तो खत्म हो गया फिर। तो ये बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट है। और लेट्स होप कि जी सैनिटी प्रिवेल्स। अमेरिका में भी ऐसे लोग होंगे जिन्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस का पता होगा, अगर ऐसी कोई चीज होती है तो उसके क्या असरात होंगे। तो तवाज़ुन आ जाए, अगर नहीं आता तो फिर अल्लाह मालिक है, यही कह सकते हैं। बिल्कुल। जाहिद हुसैन साहब, ये बताइएगा कि क्या ये मामला अमेरिका और यूरोप के दरमियान एतमाद के बहरान को जाहिर करता है सर? देखिए, एक तो पहले बात ये समझने की, नेटो जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी, पहले नहीं थी। और दूसरी बात है कि पहली और दूसरी जंग अजीम जो थी वो तो यूरोपियन ममालिक के दरमियान ही लड़ी गई थी। इसके बाद ही जो है जब भी ख़त्म होती है तो फिर नेटो बनती है, जिसकी पूरा जो है मकसद ये था कि एक वेस्टर्न एक डिफेंस पैक्ट होगा, जो कि अमेरिका की क़यादत में शुरू में जो है वो तो एक लिहाज से सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ था, कम्युनिस्ट वर्ल्ड के ख़िलाफ़ था, लेकिन अभी तक जो है वो रही है। ये एक लिहाज से देखा जाए तो नेटो का मकसद ही ये था कि एक मुश्तरका फ़ौजी हिकमत अमली बनाई जाए, जो बकौल उनके जो है वो एक यूरोप को कोई हिफाजत के लिए। और यकीन तौर पे अमेरिका सबसे बड़ी क़ुव्वत थी, और अभी तक तो देखा जाता था कि नेटो को चलाने वाले ही अमेरिका था। अब तो खैर ट्रम्प जब से आया है तो उन्होंने कोशिश इस बात की है कि जो है वो बर्डन जो है वो शेयर करें। असल बात ये आती है कि देखें, यूरोप के साथ जो अमेरिका का इत्तेहाद था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पिछले दिनों से हो गया था। अगर देखा जाए तो एक लिहाज से ट्रम्प की ये रही थी एक पॉलिसी के एक लिहाज से उसको डिमीन करने वाली जो बात थी, बहुत ही उनके कमेंट्स होते थे यूरोपियन ममालिक को, तो वो जो है बहुत ही यानी एक मजाक खेस होते थे। और फिर उसके बाद ऑलरेडी जो है यूक्रेन की जंग में जो खुद अमेरिका का एक रोल रहा है, कोशिश अमेरिका की ये है कि किसी तरह से इसको तनाज़े को ख़त्म किया जाए, रूस के साथ कोई मुआहदा किया जाए। तो उसमें भी यूरोप और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन ममालिक जो हैं वो अभी तक जो पूरी तरह चाहती यही है कि यूक्रेन की
को फौजी इमदाद जारी रखी जाए। तो एक तलाक तो पहले से आया था। लेकिन ग्रीनलैंड में थोड़ा सा और समझने की बात है कि ग्रीनलैंड है क्या चीज। देखिए, अंटार्कटिका में जो है वो वहां पे एक जजीरा है, और अगर देखा जाए तो उसकी एक दिफाई सूरत हाल बन करती है। लेकिन एक और थोड़े से है कि वहां पे अमेरिका के फौजी अड्डे ऑलरेडी मौजूद हैं, जो कि नाटो की ही पैक्ट के तहत जो है वहां पे बने थे। ये नहीं है कि अमेरिका वहां से बाहर है। उसके तकरीबन जो है वहां पे एटॉमिक सबमरीन भी मौजूद है वहां पे, और भी। अब खाली उनकी कोशिश ये है कि ट्रंप की कि उसको ग्रीनलैंड को लेने की दो वजूहत है, डिफेंसिव सिर्फ नहीं है। वहां पे उनकी कोशिश ये है कि ग्रीनलैंड के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जिनको वो कब्जा कर सके। तो ट्रंप की पॉलिसी जो रही है वो सिर्फ फौजी हिकमत अमली नहीं रही है, बल्कि उनको अगर देखा जाए तो वेनेजुएला में जो अटैक किया था उसकी बुनियादी वजह जो थी वो तेल पे कब्जा करना था। और इसी तरह से ग्रीनलैंड पे जो कब्जा करने की बात कर रहे हैं वो ये नहीं है कि उनको फौजी तौर पे उसकी जरूरत है, बल्कि उनको जरूरत इस बात की है कि वहां पे जो मिनरल्स हैं, रिच मिनरल्स हैं, उसको अपने कब्जे में किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आमिर ज़िया साहब, सवाल ये है कि अगर ये कशीदगी जंग में बदलती है तो सर पाकिस्तान और जनूबी एशिया पर इसके क्या असरात पड़ सकते हैं? ये आपका ईरान के वाले से सवाल है कि ग्रीनलैंड के ऊपर कितनी होगी। जी, तो ईरान में जाहिर है कि पाकिस्तान को खदशा ये है कि भाई मशरक में हमारा अजली दुश्मन भारत मौजूद है। उसने छुरी कांटे तेज रखे हुए हैं, वो हमारे अंदरूनी तज़ादात को इस्तेमाल करते हैं हमारे खिलाफ। वो यहाँ पे रियासती दहशतगर्दी का मुर्तकिब हो रहा है। ये तमाम हकीकतें जिसको आप जिता नहीं सकते। हमें ये खुशफहमी थी कि जी अफगान तालिबान आएंगे तुम्हारे हालात अच्छे हो जाएंगे अफगानिस्तान से, लेकिन वो जो है सरहद वो भी इस वक्त क्योंकि अदम इस्तेकाम और कशीदगी है, तो वहां पर हमेशा पहले ही पाकिस्तान को मुश्किलात का शिकार है। अब ईरान के साथ आपका 900 किलोमीटर तवील जो है सरहद है। अगर वहां पर खुदा न खास्ता खाना जंगी होती है, बैल्कनाइजेशन होती है, वहां पर कोई ऐसी तब्दीली आती है कि जिससे पाकिस्तान मुखालिफ कोई कुव्वतें जो हैं, क्योंकि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत सारी दुनिया की कुव्वतों की आंखों में खटकता है, तो आपके सरहद पे आप हर तरफ से फंसे हुए होंगे, मतलब मगरब में भी और मशरक में भी। तो आपको सोचना पड़ेगा कि जी ये सूरत हाल जो है ना हो पाकिस्तान के इतने खिलाफ। और पाकिस्तान तो चाहेगा कि ईरान में अगर कोई तब्दीली भी आती तो उसकी जो एक कहते हैं ना उसकी यकजहती है, उसकी बतौर रियासत की उसके इक़्तिदार आला है। ठीक है, कोई उनका अंदरूनी मसला है कि कोई चेंज आ जाए, कोई हुक्मरान है, कल को कोई दूसरा आ जाए, लेकिन उसका एक सोवरेनिटी उनका इक़्तिदार आला उनके पास रहे। ये ना हो कि मतलब है वहां पे खाना जंगी हो रही हो, जो कि मैंने पहले बात की कि 4 हमने दीगर मुसलमान मुल्कों में भी देखी है, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसा होता है तो फिर वो बड़ा खतरनाक होगा। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज्यादा फिशर्स हैं, हमारे यहाँ भी मतलब आपको पता है दहशतगर्दी का फीट कितना बड़ा है, हमारे यहाँ भी पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है, हमारे अपने कंट्रडिक्शन बहुत बड़े हैं जिसको ये रियासत अभी तक रिजॉल्व करने में नाकाम है। तो जाहिर है कि जब आपके अंदरूनी कंट्रडिक्शन होती है तो दुश्मन उसका फायदा उठाता है, तो जाहिर है कि हमारे लिए खतरात जो है वो बढ़ जाएंगे। तो एक तो जरूरत इस बात की कि पाकिस्तान अपने मुल्क अपने अंदर हम इस्तेकाम लेकर आए, जो पॉलिटिकल बुहरान है उसका हम खात्मा करें किसी तरह से, पाकिस्तान की ग्रीवेंसेस उनको एड्रेस किया जाए, केपी के मसले को हल किया जाए, सिंध में जो एक एहसास महरूमी है, शहरी सिंध हो, देही सिंध हो, उसको दूर करें ताकि आप आगे बढ़ सके। फिर साउथ पंजाब की सूरत हाल है, पंजाब के वहां बहुत नाराज हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी बात ही मैं आगे लेके जाना चाहूंगी जाहिद हुसैन साहब के पास कि जाहिद हुसैन साहब, पाकिस्तान को सिफारती सतह पर क्या किरदार अदा करना चाहिए, सर आप भी बताइएगा। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर जो कुछ भी ईरान में होगा, एक क्यास होगा या ये क्लास जो कोई तब्दीली भी आती है तो उसका बराह रास्त पाकिस्तान पर असर पड़ेगा। पाकिस्तान की तकरीबन 900 किलोमीटर की लंबी बाउंड्री है, और अगर आप देखा जाए तो अभी भी एक बड़ी पोरस सी बॉर्डर है, बहुत से ऐसे इलाके हैं। तो और उसकी वजह से जो है जो कुछ भी होगा, एक 2-3 चीज़ें तो नागुज़ीर हैं। एक तो इस किस्म के जब हालात होते हैं तो फिर एक जो रिफ्यूजीज़ का आना है वो होगा। दूसरी एक और बात भी आती है कि एक अनसेफ बॉर्डर अगर होती है दूसरी तरफ, तो आपको वैसे भी एक बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है बलूचिस्तान में, तो वो उसको भी डायरेक्ट इफेक्ट करेगी। तो ये बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसमें, और देखें पाकिस्तान के अंदरूनी सियासत पे भी उसका असर पड़ेगा। अब मसला ये कि बहुत से यहाँ पे हम देखते हैं कि
ये ईरान की एक लिहाज से हमदर्दी पाई जाती है इस्लामिक हुकूमत के ऊपर। तो इसके सारे असरात जो हैं सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे रिफ्यूजीज आ जाएंगे या जो है कि जो उस तरह खाना जंगी सी होगी या अनारकी होगी, उसका तो एक असर पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत पे भी इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। पहले भी हम देख चुके हैं कि आपको याद होगा कि जब इस्लामी वहाँ पे इनकलाब आया था, तो उसके बाद जो है यहाँ पाकिस्तान में 80 की दहाई में तो यहाँ पे जो एक जंग की सूरत हाल, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो बन के आया था, सेक्टरियल कॉन्फ्लिक्ट, वो बहुत शदीद था यहाँ पे। तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान के लिए अगर देखा जाए तो जो भी एक लिहाज से ईरान में होती हालात पैदा होते हैं, उसका असर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पे बिल्कुल सर, पड़ेगा। आपका पॉइंट आ चुका है कि अगर जंग होती है तो पाकिस्तान पर भी इसके असरात जो हैं वो मुरतब होंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार आमिर ज़िया साहब और सीनियर तज्जियाकार जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों ने हमें अपना कीमती वक्त दिया, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। यहाँ लेंगे एक ब्रेक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने ईरान अमेरिका कशीदगी और उससे जुड़े पहलुओं पर बात की। जंग का खतरा अब भी नहीं टला। सदर ट्रंप को भी उनके मुशीरों ने यही मशवरा दिया है कि अमरीकी हमला ईरानी हुकूमत ख़त्म नहीं कर सकेगा, आलमी मईशत पर इसके असरात मुज़र होंगे। ईरान वेनेज़ुएला नहीं कि उसकी क़यादत को अगवा किया जा सके। ज़मीनी कार्रवाई की सूरत में ईरान अमेरिका के लिए एक और वियतनाम साबित हो सकता है। खित्ते में अमरीकी अड्डे और मफादात भी निशाना बन सकते हैं। अमेरिका ग्रीनलैंड हथियाने के लिए भी सरगर्म है, मगर उसे यूरोप और नेटो की शदीद मुखालिफत का सामना है। सवाल यह है कि अमरीकी सदर की जिसकी लाठी उसकी भैंस की पॉलिसी दुनिया को किस तरफ ले जाएगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।